जो लोग खुद अपने जात के नाम पे संगठन बनाए हुए हैं वो लोग ये पूछ रहे हैं कि जातीय जनगणना से क्या फायदा हुआ। तो ये वो लोग हैं जो कह रहे हम जमींदार हैं जमींदार हैं जमींदार हैं। उसे पूछ दीजिए आपकी जमीन कितनी है, तो मुंह बंद। आप कह रहे हम फलना जात के ठेकेदार हैं, हम फलना जात के जमींदार हैं, हम फलना जात के जमींदार हैं। आपसे पूछ दिया कि भाई आपका जात का आबादी कितना है, मुंह बंद। तो ये पते नहीं है, झूठा मोछ पेताव दिल है। तो सबसे पहले उसको फायदा हुआ जो जात के नाम पे संगठन चलाता है, उसको ये फायदा हुआ कि उसकी औकात पता चल गई कि मेरी कितनी हैसियत है, या तो ज्यादा या तो कम। जो लोग ये बात कहते हैं कि 500 करोड़ को गरीबों में बांट दिया जाता, इस पे जातीय जनगणना खर्च क्यों किया? तो भाई साहब ये गरीबों का पता लगाने के लिए ही जातीय जनगणना किया गया है। इससे पता चलेगा कि गरीब कितने हैं। जैसे आपको कोई बीमारी है, आप अस्पताल जाते हैं तो आपका क्या होता है? टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, MRI होता है, CT स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। तो वही अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट ही अभी हुआ है MRI, और उसी में खर्चा हुआ है 500 करोड़ रुपया। बहुजनों का इनडायरेक्ट टैक्स सवर्णों के टैक्स का कई गुना ज्यादा है। तो टैक्स तो सबसे ज्यादा यही भर रहा है। बिहार में जब से कास्ट सेंसस का डाटा पब्लिश हुआ है तब से लगातार टीवी, अखबार और कुछ यूट्यूबर कई इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। उनके पेट में दर्द हो रहा है। उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ वेद प्रकाश जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, सबसे पहला सवाल यह है कि 500 करोड़ की इसमें फिजूल खर्ची हुई है। ये सवाल है टीवी, अखबार का, मनवादी पत्रकार का। कुछ बेवकूफ लोग का हम वीडियो देख लिए गलती से, वो लोग कह रहा है कि 500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है जातीय जनगणना में। और इस 500 करोड़ जो है, इस 500 करोड़ में 250 करोड़ गया है नीतीश कुमार के यहाँ और 250 करोड़ गया है तेजस्वी के यहाँ। मतलब कि इन लोग का कहना था कि 500 करोड़ रुपया जो खर्चा हुआ वो खर्चा नहीं है, इन दोनों के घर में गया, नीतीश और तेजस्वी के घर में गया। क्यों? उनका तर्क था, तर्क नहीं है कुतर्क कहिए, कि सरकारी स्कूल के टीचर इस काम को किए हैं, तो सरकारी स्कूल के टीचर को तनख्वाह मिलती है, इसलिए ये पैसा उनको मिला नहीं। ये पैसा पूरी तरह नीतीश और तेजस्वी के यहाँ गया। हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि बिहार में करीब 5 लाख शिक्षक, कितने गिनते जाइए, कितना हुआ? 5 लाख, 50,000, अब हुआ 5 लाख। बिहार में करीब 5 लाख सरकारी स्कूल के टीचर इस काम को कर रहे थे। इन 5 लाख शिक्षकों को जातीय जनगणना करने के लिए 10-10 हजार रुपया दिया जाना है, जिसमें अभी दे दिया गया है इन लोग को 2,500 रुपया। पहली किस्त 2,500 रुपया इन लोग को दे दी गई है, दूसरी किस्त इन लोग को मिलेगी 7,500 की। तो इसको इससे गुना कीजिए, तो इस पे जीरो बैठाइए, तो कई जीरो है? 4 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो। 5 लाख शिक्षकों को अगर 10-10 हजार रुपया मिलता है तो टोटल कितना पैसा हुआ? 5 पर 9 जीरो, मतलब यही 500 करोड़ रुपया हो गया। तो 500 करोड़ तो सिर्फ शिक्षकों को दिया जाना है। सर, इसलिए ये है ना, क्योंकि उनको ड्यूटी आवर के बाद करना था ये काम। हाँ। मीन्स आप 11 बजे तक जो उसमें क्लास सेशन था, 11 बजे तक ड्यूटी कर लीजिए। आफ्टर ड्यूटी यू हैव टू डू सच टाइप्स ऑफ वर्क। ये काम के अलावे जो सरकारी काम था पहले से पढ़ाना, उसके अलावे ये काम दिया गया है। इसके लिए अलग से इन लोग को प्रोत्साहन राशि के रूप में 10-10 हजार रुपया दिया गया है। इसके अलावे शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया गया। 5 लाख टीचर्स को ये ट्रेनिंग दी गई कि कैसे जातीय जनगणना करना है। तो उस ट्रेनिंग में करोड़ों रुपया खर्च होते हैं। उनके रहने खाने की व्यवस्था होती है कि कैसे ट्रेनिंग होती है। इलेक्शन में भी इस तरह की ट्रेनिंग होती है, EVM की। उसी तरह इन लोग को ट्रेनिंग दी गई। आप सोचिए 5 लाख टीचर इसमें काम किए, कितने ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर इसमें बैठ के काम कर रहे हैं और कर रहे थे। टीचर तो मैन्युअली कागज में लिख के दिए, उसका डाटा एंट्री करने वाले हजारों लोग बैठे हैं, उनको सैलरी दी गई। इसके अलावे सबसे ज्यादा डाटा एनालिसिस में खर्च होता है, तो वो खर्च हुआ। तो जो लोग बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको इन लोग से तर्क और ये से मतलब नहीं है, वो लोग इस तरह का कुतर्क करेंगे कि 500 करोड़ में 250 करोड़ नीतीश के घर गया और 250 करोड़ रुपया तेजस्वी के घर में गया। चुनाव में सर एक्स्ट्रा खर्च मिलता है। जैसे आप भी तो शिक्षक रहे, ड्यूटी लगातार किए थे, तो एक्स्ट्रा खर्च मिलता है। चुनाव नॉर्मल सी चीज है। इस तरह से शिक्षकों को मिलेगा 10-10 हजार रुपया। 5 लाख शिक्षक है बिहार में। अभी बहुत खर्च इसमें अभी होना है। और बोलिए, और क्या कहने का मतलब सवाल सर उन्होंने ये उठाया है कि ये तो ठीक है खर्च है, लेकिन खर्च क्यों हुआ, इस सर्वे से फायदा क्या होगा, यही टीवी अखबार का मेन सवाल है। आपका सवाल ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपया जो है, ये 500 करोड़ जो है
इसको खर्च क्यों किया गया जातीय जनगणना में? ये कह रहे हैं कि इस 500 करोड़ को गरीब में बांट देते, गरीब में बांट देते। यस, किस में बांट देते? गरीबों में, गरीबों में बांट देते और जातीय जनगणना नहीं कराते। ऐसे ही कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो कहते चंद्रयान क्यों भेजा, 600 समथिंग करोड़ रुपया खर्चा चंद्रयान में दे दिया, गरीब में बांट देते। तो चंद्रयान भी जरूरी है और जातीय जनगणना भी जरूरी है। तो जो लोग ये बात कहते हैं कि 500 करोड़ को गरीबों में बांट दिया जाता, इस पे जातीय जनगणना में खर्च क्यों किया? तो भाई साहब, ये गरीबों का पता लगाने के लिए ही जातीय जनगणना किया गया है। इससे पता चलेगा कि गरीब कितने हैं। जैसे आपको कोई बीमारी है, आप अस्पताल जाते हैं तो आपका क्या होता है? टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, MRI होता है, CT स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। तो वही अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट ही अभी हुआ है MRI, और उसी में खर्चा हुआ है 500 करोड़ रुपया, 518 करोड़ जो भी है। इस सिर्फ टेस्ट में खर्चा हुआ है, ये पता लगाने के लिए कि किस जात में कितने लोग गरीब हैं और किस जात में कितने लोग अमीर हैं, किस जात में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, किस जात में कितने लोग कम पढ़े लिखे हैं। तो जब तक बीमारी का पता चलेगा नहीं, इलाज कैसे होगा? तो अभी टेस्ट हुआ है, मामला भी डॉक्टर साहब के पास पहुंचा कहां है? अभी तो जांच वाले जो हैं वो जांच कराए हैं, लैब से टेस्ट होके आया है। सारी लोगों का पता चलेगा कि किसके पास धन संपत्ति ज्यादा है, किसके पास जमीन नहीं है, किसके पास कई को कार है, मारुति है, कितना संपत्ति, कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, ये पता हुआ। ये CT स्कैन हुआ है अभी, CT स्कैन में 500 करोड़ रुपया खर्चा हो गया है। और बोलिए, मतलब आपका कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो टेस्ट हुआ है और ये जो इलाज होगा, ये जो गरीबों में बांटने की बात हो रही है, गरीबी तब इसी के लिए हो रही है ना, इसी के लिए, यही ये गरीब का पता लगाने के लिए ही टेस्ट हुआ है, गरीबी खत्म करने के लिए। हाँ, आगे क्या किया जा सकता है? तो अभी तो उसमें तो करोड़ों अरबों खर्चा होगा। इस सिर्फ टेस्ट में खर्चा हुआ इतना, और इलाज में कितना खर्चा होगा इसका तभी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। सर, सब लोगों का सवाल यह है कि इससे फायदा क्या होगा? देखिए, कुछ एक वीडियो में हम ये भी देखे कि कुछ बेवकूफ लोग, मूर्ख लोग जो अपने जात के नाम पे संगठन बनाए हुए हैं वो लोग पूछ रहा है कि फायदा क्या हुआ। जो लोग खुद अपने जात के नाम पे संगठन बनाए हुए हैं वो लोग ये पूछ रहे हैं कि जातीय जनगणना से क्या फायदा हुआ। तो ये वो लोग हैं जो कह रहे हम जमींदार हैं, जमींदार हैं, जमींदार हैं। उसे पूछ दीजिए आपकी जमीन कितनी है, तो मुंह बंद। आप कह रहे हम फलना जात के ठेकेदार हैं, हम फलना जात के जमींदार हैं, हम फलना जात के जमींदार हैं। आपसे पूछ दिया कि भाई आपका जात का आबादी कितना है, मुंह बंद। आप खूब कहिए कि मेरे पास घोड़ा है, तो अगला सवाल क्या होगा कि कितना घोड़ा है। मेरे पास आम का बागान है, तो कितना बीघा में है। उसी तरह कहिए हम फलना जात के नेता हैं, तो आपका कहेगा आपका जात का आबादी कितना है। तो ये पते नहीं है, झूठा मोछ पे ताव दिल है। तो सबसे पहले उसको फायदा हुआ जो जात के नाम पे संगठन चलाता है, उसको ये फायदा हुआ कि उसकी औकात पता चल गई कि मेरी कितनी हैसियत है, या तो ज्यादा या तो कम। भरमा के तो नहीं रख सकते हैं किसी को। तो सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि उसकी आबादी का पता चल गया। बहुत सारे लोग चुनाव में झूठा फूसो बोलते हैं या मीडिया में दिखाया जाता है इस जात कितनी आबादी है, इस जात कितनी आबादी है, प्रेशर पॉलिटिक्स। हाँ, प्रेशर पॉलिटिक्स। तो वो सच्चाई सामने आ गई। तत्काल ये फायदा हुआ कि दलित पिछड़े जैसे मुसहर समाज के लोग हैं। सर, सवाल ये है क्या इससे आरक्षण का दायरा बढ़ सकता है? आरक्षण का दायरा बढ़ना ही चाहिए। अब आरक्षण को लेकर हम आपको बताते हैं कि EWS में गरीब सवर्णों को, याद रखिएगा सभी सवर्णों को नहीं, यहाँ नजदीक दिखाएगा बोर्ड पे जब काम करेंगे। EWS में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया गया बिना गिनती के। अब पता चल गया है कि सवर्ण, हिंदू सवर्ण और बाकी दूसरे धर्म के सवर्ण, इधर दिखाइए, हिंदू सवर्ण और बाकी दूसरे धर्म के सवर्ण मिलकर टोटल आबादी है 15%। ये 15% में हिंदू धर्म के अगड़ी जात हैं और बाकी दूसरे धर्म के अगड़ी जात हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। ठीक है। अब इसमें 15% लोग में 10% लोग गरीब होंगे, टोटल 15% लोग हैं सवर्ण, तो गरीब 10% होंगे, 5% अमीर होंगे। तो इस 10% गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण मिल गया। 10% ही गरीब सवर्ण हैं, उनको कितना मिल गया आरक्षण? 10%। जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। अब EWS का तो हो गया, सारे सवर्णों के लिए आरक्षण नहीं था, सारे अगड़ी जात के लिए आरक्षण नहीं था, जो गरीब है उनके लिए था। तो टोटल आबादी उनकी 15%, तो गरीब कितना है? 10%। तो 10 को मिल गया
10% को कितना मिल गया? 10 मिल गया। अब आते हैं ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी की आबादी कितनी है? 64%। इनको आरक्षण कितना मिलता है? 27%। कितना मिलता है? क्या परसेंट हुआ इसका? ये कितना परसेंट हुआ? 41 41 के 42 के आसपास में है। मान के चलिए 42%। तो इनको कितना मिलता है? आबादी से आधा से कम। अब ईडब्ल्यूएस में कितना मिलता है? पूरा 100%। ये अन्याय है कि सवर्णों को उनकी आबादी के अनुपात में 100% आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी 64 को उनकी आबादी से आधा से भी कम मिल रहा है। 64 को कितना मिलना चाहिए था? 64%। मिल रहा है 27%। तो कितना हो गया? 50% से भी नीचे गया। यहाँ 100% जा रहा है। यहाँ 100% जा रहा, यानी कि 64 को मिलना चाहिए था 64%। इस हिसाब से मिल रहा है 42। इस 64% को अगर 50% भी आरक्षण मिलता तो 64 का आधा कितना हुआ? 32%। ये 32% अगर मिलता तो होता कि आधा मिल रहा है 27%, तो आधा से भी कम 42%। ये फायदा होगा, ओबीसी को आरक्षण बढ़ेगा, बढ़ना ही चाहिए। कहे नहीं बढ़ेगा? जब ईडब्ल्यूएस को गरीब सवर्ण को 10 मिल रहा है तो ओबीसी को 27% क्यों मिलेगा 64% को? एक सवाल और है, ये जो 15% जो सवर्ण कास्ट है उसका क्लेम है कि टैक्स सबसे अधिक हम देते हैं। टैक्स देते हैं। हाँ। टैक्स को लेके फर्जीवाड़ा लोग की बात चल रही है। टैक्स दो तरह का होता है। एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, ये है डायरेक्ट टैक्स। एक है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये मुख्यतः इनकम टैक्स आता है। और ये हम कुछ भी सामान खरीदते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स उसमें आता है। जैसे आपके पास मोबाइल होगा, दिखाइए। ये मोबाइल है, इस मोबाइल की कितनी कीमत है? 25 के 25,000। 25,000 का मोबाइल है, लिख देते हैं 25,000 रुपया। 25,000 का मोबाइल है, इसका अगर हम 18% जीएसटी देते हैं तो कितना रुपया हो गया? 18% इसका हम जीएसटी दे रहे हैं, 4500 हो जाएगा। 4500, 4,500। अगर आप मोबाइल खरीदते हैं 25,000 का तो 4500 रुपया टैक्स दे रहे हैं सरकार को। ये टैक्स नहीं है क्या? फ्रिज खरीदते हैं 18% जीएसटी देते हैं, वो टैक्स नहीं है क्या? टीवी खरीदते हैं 18% जीएसटी देते हैं, टैक्स नहीं है क्या? तो 90% कंज्यूमर इस देश का बहुजन है, 85%, 85% लोग कुछ भी खरीदते हैं बाजार से। हवाई जहाज का किराया देते हैं, कोई भी सामान और सेवा। सामान का मतलब कोई भी ऐसा चीज है जो हम अपने हाथ में लिए उसको देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसकी वो हम खरीदे तो उस पर 18% टैक्स दिए। इसके अलावे सिनेमा देखते हैं तो कोई चीज तो हम लेके नहीं आते हैं, वो हो गया सेवा। सेवा और सर्विस में ये अंतर, सेवा और सामान में ये अंतर। गुड्स में सामान वो हुआ जो खरीद के हम अपने घर लाते हैं, सेवा वो हुआ कि हम जैसे ट्रेन में चढ़े और कहीं गए, बिल्कुल, और आ गए, झूला झूले, घर आ गए, उसमें आपको कोई वस्तु मिलती नहीं है, उसका लाभ मिलता है। हवाई जहाज में बैठे यहाँ से दिल्ली चल गए तो उसमें टैक्स दे रहे हैं। नमक, तेल, मिर्ची, पानी का बोतल, कुछ खरीदिए, सब जगह टैक्स, सब जगह जीएसटी लगता है। चाहे हवाई जहाज में घूमिए, चाहे कहीं कोई भी सेवा लीजिए तो टैक्स तो वहां भी लगता है, सिनेमा हॉल में भी टैक्स लगता है। सबसे ज्यादा 90%, 85% हमारा लोग है, 85% बहुजन है, तो सबसे ज्यादा टैक्स कौन भर रहा है? इसका इनडायरेक्ट टैक्स इसके डायरेक्ट टैक्स के कितना गुना ज्यादा है? बहुजनों का इनडायरेक्ट टैक्स दिखता है। हाँ, बहुजनों का इनडायरेक्ट टैक्स सवर्णों के टैक्स का कई गुना ज्यादा है। तो टैक्स तो सबसे ज्यादा यही भर रहा है और यही सबसे ज्यादा काम भी करता है। संसाधन पे कब्जा इसी का है तो टैक्स ये नहीं देगा तो कौन देगा? हाँ, है तब न दे रहे हो जी। अगर आपके पास ज्यादा है तब न दे रहे हैं। आया कहां से? आया कहां से? ये देश तो मुगल के गुलाम था, ये देश अंग्रेज का गुलाम था। आपके पास इतनी जमीन कहां से आई? सवाल तो ये है। आपके पास इतने संसाधन कहां से आए? देश आजाद हुआ हमको क्यों, क्या मिला? बहुजन को क्या मिला? आपकी जमींदारी गई तो करे जमींदारी गई, तो देश किसी के बाप का देश है क्या? हैं?
सबका संसाधन पे बराबर हिस्सेदारी बंटवारा होगा। और क्या करे थे, जात खत्म की ओर जा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं जातीय जनगणना से, ये सवाल है उनका। जातीय जनगणना से जात, देखिए जात कभी खत्म नहीं होगी। जात के नाम पर भेदभाव खत्म हो सकता है। जो कहता है कि हम जात को खत्म कर देते हैं वो आपको बेवकूफ बना रहा है। जात कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म होने वाली चीज ही नहीं। जात के नाम पर भेदभाव खत्म हो सकता है, और ये भेदभाव तभी खत्म होगा कि जो 15% वाले लोग हैं, इसके लेवल पे अगर 85% वाले लोग हो जाएंगे तो ये इसके साथ भेदभाव नहीं कर पाएंगे। इसका अपना कुआं रहेगा, इसका अपना गाड़ी रहेगा, इससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा कोई विशेष, इनके आगे हाथ नहीं पसारेंगे, ये भी मजबूत हो जाएंगे। ये मजबूत है तो भेदभाव खत्म हो जाएगा। कमजोर है ये, इसलिए ये इसको परेशान करते हैं। ये भी मजबूत हो जाएंगे तो ये इनको परेशान नहीं करें। और जातीय जनगणना के बाद बहुत सारी दलितों में जो जातियां, मुसहर समाज की जो जातियां हैं, वो भूमिहार से ज्यादा आबादी है, तो कोई भूमिहार अब उसको तंग नहीं करेगा। और हमने आप चाहते हैं कि नहीं, पहले भी नहीं करता तो अच्छा होता, अभी नहीं करे तो अच्छा, मिलजुल के रहे, चाहे भूमिहार हो, मुसहर हो, पासी हो, कोई हो। और अगर बहुजनों की आबादी 85 है तो ये भी इसको टॉर्चर नहीं करे, ये भी इसको तंग नहीं, पास तो बराबरी ये सेठ ही नहीं, क्या तंग करेगा उसको? हाँ नहीं, कहीं किसी गांव में अगर सवर्ण की आबादी कम है, बहुजन की ज्यादा है, तो वहां इनको तंग नहीं करे, ये भी इनको तंग नहीं करे। यही समानता आएगी इस जातीय जनगणना से। एक बीमारी का कई इलाज, एक दवाई से कई बीमारी का इलाज इस जातीय जनगणना से होगी। और अभी तो सिर्फ जातीय जनगणना में जात का डाटा है, गरीबी उमीरी और अमीरी वाली आएगी बात, तब तो और विस्फोटक बात होगी कि सब कुछ इसके पास है, इसके पास कुछ नहीं है। तो बहुत एक लास्ट आंकड़ा सर ले लीजिए, ऑक्सफोम का डाटा अभी नेट पे है, जिसमें मात्र 1% लोग के पास 40% की संपत्ति है। ये भी तो पता चला कि भाई वो 1% है कौन, और 90% के पास 3% एसेट है। हाँ, एक आपको हम दिखा देते हैं कि अभी मोबाइल में चल रहा है कि लखनऊ के एक स्कूल में प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक की सूची है, उसमें ऊपर से नीचे तक सिर्फ सवर्ण है, और एक वो सिर्फ श्रीवास्तव को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब ब्राह्मण। नंबर 1 पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मदन गोपाल मिश्र ब्राह्मण, उसके बाद विद्याराम मिश्र ब्राह्मण, उसके बाद KL दीक्षित ब्राह्मण, उसके बाद बनवारी शरण श्रीवास्तव, ये हो गया कायस्थ, उसके बाद गोरखनाथ द्विवेदी ब्राह्मण, उसके बाद KL दीक्षित ब्राह्मण, उसके बाद गोरखनाथ द्विवेदी ब्राह्मण, उसके बाद RC दीक्षित ब्राह्मण, उसके बाद प्रभात तिवारी ब्राह्मण, उसके बाद हरिहर नाथ द्विवेदी ब्राह्मण, उसके बाद गणेश शंकर द्विवेदी ब्राह्मण, उसके बाद JP मिश्र ब्राह्मण, उसके बाद SD शर्मा ब्राह्मण, उसके बाद नागेश्वर पांडे ब्राह्मण। तो ये चीज पता चल रहा है ना कि आबादी इसकी 3% है ब्राह्मण की, और पूरा 100% ये लोग कब्जा जमाए हुए, और इस वजह से जातीय जनगणना कराई गई है। आखिरी सवाल वही है सर, क्या जायज है 500 करोड़ खर्चा करना? अरे 500 करोड़ रुपया में तो वो सिनेमा बनता है, हर साल कितने ही फिल्में बनती हैं। आजकल तो 500 करोड़ में खेसारी लाल यादव की फिल्म बनती है, तो एक सिनेमा बराबर खर्चा हुआ तो क्या हुआ? एक सिनेमा बराबर खर्चा से 13 करोड़ लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा, सकारात्मक बदलाव आएगा, तो क्या दिक्कत है? शुक्रिया आपको इतने अच्छे टीवी अखबार को भी मिला है 6400 करोड़ पिछले 9 साल में। हाँ, तो सरकार विज्ञापन में इतना खर्च करती है, तब कोई कुछ नहीं बोलता मोदी सरकार इतना खर्च करे विज्ञापन में। मोदी जी विदेश यात्रा में इतना खर्च होता है, उसको कोई नहीं बोलता है। बात देखिए जात की नहीं है, बात यह है कि हम किस पार्टी के समर्थक हैं। अगर हम भाजपा के हैं तो हम जातीय जनगणना का विरोध करेंगे, अगर हम इंडिया के समर्थक। अखबार वाला समर्थक कैसे हो गया सर? टीवी अखबार वाला क्या समर्थक? टीवी अखबार वाला का ही ये सवाल है। हाँ, कितना खर्च हो रहा है हद से अधिक। जो मीडिया वाला आपको उल्टा पुल्टा समझा रहे हैं, उनसे कहिए कि एक कैमरामैन भी पासवान दिखता है क्या? एक कैमरामैन मांझी दिखता है क्या? एक कैमरामैन कुशवाहा दिखता है क्या? मैं फलना चतुर्वेदी के साथ फलना द्विवेदी, फलना त्रिवेदी के साथ फलना पांडे, फलना पांडे के साथ फलना मिश्रा, फलना त्रिपाठी के साथ फलना चौबे, यही सब तो दिखता है। कहाँ उसमें कैमरामैन भी पासवान है, कुशवाहा है, यादव है, एकाध वो यादव अभी दिख रहे हैं। तो मीडिया में जो लोग हैं वो अपनी जात की बात करेंगे, अपनी जात को ऊपर दिखाते थे, उसका भ्रम टूट गया, एक फायदा होगा। तो शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अच्छे अच्छे सवाल के लिए। आपको भी लगता है कि क्या फायदा नुकसान है, आपको बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि जातीय जनगणना क्या फायदा है। जय भीम, जय भीम, जय भारत।